नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत विजेता चैनल पर। मैं हूं आपकी विज्ञान अध्यापिका डॉक्टर ज्योति शर्मा और मैं आशा करती हूं कि आपको जो भी वीडियोस बनाए जा रहे हैं वो सब समझ में आ रहे हैं बच्चों। तो इस पाठ का 10th क्लास का हम पाठ 5 पढ़ रहे हैं, जैव प्रक्रम। और इस जैव प्रक्रम के जो 2 तंत्र हैं वो हमने वीडियो के पहले और दूसरे पार्ट में पढ़ लिए हैं, जो कि पहला पार्ट था पाचन तंत्र और दूसरा वाला पार्ट था श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र में हमने ये देखा, पाचन तंत्र से जो भोजन आता है सरल अणुओं में विभाजित होकर के, उन सरल अणुओं को, भोजन के उन सरल पदार्थों को पूरे बॉडी में ले जाने का काम जो है वो ऑक्सीजनत जो ब्लड होता है वो करता है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जुड़ जाती है और वो हीमोग्लोबिन पूरे बॉडी में रक्त के द्वारा पहुंचता है। भोजन कोशिकाओं में उस भोजन का ऑक्सीकरण करता है और हमें विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ये हम भाग 1 और भाग 2 में पढ़ चुके हैं बच्चों। तो अब हम आज पढ़ रहे हैं इस वीडियो का या इस लेसन का तीसरा पार्ट, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो भाई अब जैसे जैसे बॉडी बड़ी होती जाती है वैसे वैसे उस ब्लड को आगे से आगे पहुंचने के लिए एक प्रेशर की ज़रूरत होती है, जो उसे पंप कर सके कि वो पूरी बॉडी में सारी कोशिकाओं तक पहुंचे। आपको पता है हमारी जो बॉडी है वो अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। तो इन अरबों कोशिकाओं तक पूरा जो ऑक्सीजनित ब्लड है, शुद्ध रुधिर है, वो पहुँचना चाहिए। उस शुद्ध रुधिर के माध्यम से ही तो सभी कोशिकाओं को भोजन, ऑक्सीजन और जो सारी अच्छी चीज़, मिनरल्स जो होते हैं वो सब पहुंच पाते हैं। और वो जो उत्सर्जी पदार्थ बना रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रही हैं, कुछ विषैले पदार्थ जो बना रही हैं, जो बॉडी से बाहर निकलने ज़रूरी हैं, तो वो सब, उन सब को लेकर ही जो अशुद्ध रुधिर होता है वो वापस से हार्ट में पहुंचता है। जो शुद्ध रुधिर है और वो जो अशुद्ध रुधिर है वो अपने अपने अलग अलग वाहिकाओं के माध्यम से, अलग अलग नलियों के माध्यम से अलग अलग पहुंचना चाहिए और हर कोशिका को, हर ऊतक तक उसकी पहुंच होनी चाहिए। तो और उसका ब्लड के पहुंचने का एक प्रेशर भी होना चाहिए ताकि वो हर कोशिका तक पहुंच सके। इसीलिए ऊपर वाले ने हमें हार्ट नामक जो एक अंग है, बहुत ही विशेष अंग जो कि आपकी एक मुट्ठी के बराबर रहता है, तो वो हमें प्रदान किया है। और वो भी इस तरह से कि उसके, हमारे मनुष्य में उसके 4 कोष्ठ होते हैं, जिसमें से 2 कोष्ठ में अशुद्ध रुधिर रहता है और 2 कोष्ठ में शुद्ध रुधिर रहता है। तो वो शुद्ध रुधिर जो है वो नलियों के माध्यम से, वो नलियाँ जो कि हमारे शरीर में शुद्ध रुधिर को लेकर जा रही हैं वो धमनी, आर्टरीज कहलाती हैं। ये आपको याद रखने वाली बात है बच्चों, धमनी और शिरा। तो वो जो शुद्ध रुधिर को लेकर के जा रही हैं वो धमनी, आर्टरीज कहलाती हैं। और जो अशुद्ध रुधिर को लेकर के आ रही हैं हार्ट में, वो यानी अशुद्ध रुधिर का वहन कर रही हैं, वो क्या कहलाती हैं बच्चों? वेन्स कहलाती हैं, शिराएं कहलाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं और जिन जंतुओं में आवश्यकता नहीं होती 4 कोष्ठों की, तो उन जंतुओं में 2 कोष्ठक भी, आलिंद और नीले भी 2 कोष्ठ भी पाए जाते हैं। आवश्यकता के अनुसार प्रकृति ने हमें इस तरह का हार्ट दिया है कि वो 2 कोष्ठों में, 3 कोष्ठों में, और सबसे ज़्यादा जो विकसित होता है वो ह्यूमन में होता है बच्चों। ठीक है, मैमेलियाज में होता है। ठीक है, तो आपकी बुक में भी एक चित्र दिया हुआ है, उसे मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैंने जो बोर्ड पर चित्र बनाया हुआ है उसे देखिए। यहाँ पर मैंने इसका नामांकन हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में किया है, तो आपको हिंदी के और अंग्रेजी के दोनों वर्ड्स जो हैं वो पता होने चाहिए। उसी से आप बहुत अच्छे से, बेहतर ढंग से इस जो सर्कुलेटरी सिस्टम में इसको समझ पाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा बच्चों, बुक में थोड़ा सा कठिन दे रखा है, लेकिन मैंने आपको बहुत सिंपल सा चित्र बनाया है।
इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसके नाम भी लिख लीजिए कि ये वाले चित्र को बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से। और इसके नाम भी बहुत सारे हैं, यहाँ पर मैंने कुछ गिने चुने ही नाम आप लोगों के लिए लिखे हैं, जो कि लिखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप इसको जूम करके वीडियो को और इसे ज़रूर अपनी कॉपी में लिख लीजिए, बना लीजिए। बहुत ही सिंपल ये चित्र मैंने आपको बनाया है। और इसके बाद जो मैं थोड़ा आपको डायग्राम बताऊंगी वो थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसे समझ लेंगे तो उसको समझना आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं। हमारा जो हार्ट है वो एक मुट्ठी के बराबर का होता है और लगभग 400 ग्राम इसका वजन होता है। तो ऊपर के जो ये दो खंड हैं, दो पार्ट्स हैं, ये आलिंद कहलाते हैं, एट्रियम कहलाते हैं। तो बाएं तरफ का एक बात ध्यान रखिए बच्चों, जो भी हमारे दो पार्ट्स में अंग डिवाइड है, जैसे कि लंग्स हैं, फेफड़े हैं, ये हार्ट की हम बात कर रहे हैं, या हमारे हाथों की या पैरों की, या जो भी डायग्राम हम बना रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए कि हमारे लेफ़्ट, जब हम उसको नामांकित करेंगे तब हमारा लेफ़्ट वाला जो होगा उसको हम राइट लिखेंगे और हमारा राइट वाला जो होगा उसको हम लेफ़्ट पार्ट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से, ये मेरा, अब मैंने इधर देख लिया तो मेरा ये राइट कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो इस वाले को, इस राइट को मैं बायां लेफ़्ट लिखूंगी और इधर जो मेरा लेफ़्ट हैंड है इसको मैं दायां लिखूंगी। क्यों? क्योंकि भाई अभी मैं आपके सामने इस ढंग से खड़ी हुई हूँ, लेकिन जैसे ही प्रतिबिंब के सामने हम खड़े होते हैं तो हमारा जो पार्श्व परावर्तन आपने पढ़ा है तो उस तरह से काम हो जाता है। तो उस तरह से करने के लिए अब हम तो सामने बना रहे हैं ना, मेरे सामने आप बैठे हुए हो तो आपका देखिए, आपका लेफ़्ट ये वाला होगा तो मेरा लेफ़्ट ये वाला है। तो और जब मैं यूँ चित्र बना रही हूँ, इमेज बना रही हूँ उसके अंदर मिरर इमेज, तो फिर ये वाला जो भाग होता है वो लेफ़्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा जब भी हम दो पार्ट्स में किडनीज़ बनाएं, लंग्स बनाएं, जब भी हम हार्ट बना रहे हैं, तो जब भी हम इस तरह के कोई डायग्राम बनाते हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा, हमारे राइट हैंड की तरफ लेफ़्ट वाला पार्ट आपको लिखना है। जैसे कि ये देखिए, ये दो भागों में जो आलिंद बटा हुआ होता है, दो कोष्ठों में, तो इधर वाले को बोला बायां आलिंद लेफ्ट एट्रियम और इधर वाले को हमने बोला दायां आलिंद राइट एट्रियम। ठीक है, ये जो होते हैं ये नीचे वाले जो पार्ट्स हैं, नीचे वाले जो कोष्ठ हैं उनसे थोड़े से छोटे होते हैं। फिर आ जाते हैं नीचे, ये जो दोनों भाग हैं वो निलय कहलाते हैं। तो ये वाला जो भाग होगा वो कहलाएगा बायां निलय लेफ्ट वेंट्रिकल और ये वाला जो भाग है वो कहलाया दायां निलय राइट वेंट्रिकल। इन एट्रियम और वेंट्रिकल के बच्चों एक ये देखिए सेप्टम से ये विभाजित हैं। इस सेप्टम की वजह से दो जो शुद्ध रुधिर है और अशुद्ध रुधिर है वो दोनों मिल नहीं पाते। ठीक है, इस वाले भाग में रहता है शुद्ध रुधिर, यहाँ पे रहेगा शुद्ध रुधिर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसी तरह से इस वाले भाग में, राइट वाले भाग में रहेगा अशुद्ध रुधिर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो शुद्ध और अशुद्ध रुधिर जो हैं वो मिल नहीं पाते। शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर का मतलब आप समझ गए होंगे। शुद्ध रुधिर जिसमें कि ऑक्सीजन, भोजन, मिनरल्स और जो भी हमारी काम की चीज़ें हैं, हार्मोन्स, जो भी हर कोशिका तक पहुंचानी है हमें, वो सब शामिल होते हैं। और अशुद्ध रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड, वे मिनरल्स जो शरीर से बाहर निकालने हैं, अतिरिक्त जल जो शरीर से बाहर निकालना है, और पाचन के बाद में, श्वसन के बाद में जो भी उत्सर्जित पदार्थ हमें बाहर निकालने हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, वो सभी अशुद्ध रुधिर में शामिल होते हैं बच्चों। ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड तो होती ही है। तो इस तरह से बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय और दायां निलय, ये चार भाग हो गए हैं। और ये जो सेप्टम जो इन दोनों को, शुद्ध और अशुद्ध रुधिर को, या फिर कहें कि एट्रियम और वेंट्रिकल को जो अलग रखता है वो सेप्टम कहलाता है। अब ये दोनों जब इसके अंदर रुधिर भरता है तो वो रुधिर, ये जो वॉल्व दिख रहे हैं आपको, इनके माध्यम से इसके अंदर आता है। और ये जो वॉल्व या कपाट हम बोल सकते हैं, ये इस तरह के होते हैं कि जब ये सिकुड़ेगा
तो इसमें से इधर ही आएगा, यहाँ से जो है वो वापस से आलिंद में लौट नहीं सकता। एक तरफी ये कपाट होते हैं, जिस तरह से हमारे घर के दरवाजे होते हैं कि वो एक तरफ तो खुलते हैं, कई दरवाजे दोनों तरफ भी खुलते हैं, लेकिन हम यहाँ एक तरफ खुलने वाले दरवाज़ों की बात कर रहे हैं, तो वो इसी ढंग से खुलते हैं, इस ढंग से हम उनको नहीं खोल सकते। तो ये वाला जो कपाट है वो इस ढंग से खुल सकते हैं, तो रुधिर जो है वो आलिंद से निलय में ही आ सकता है, निलय से आलिंद में नहीं जा सकता। ठीक है, इसी तरह से ये यहाँ पर भी ये देखिए, यहाँ पर ये ट्यूब्स जो हैं वो निकाल रखी है मैंने, अभी हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो इन ट्यूब्स पर भी, यहाँ पर भी ये वॉल्व लगे हुए होते हैं, इन सारे वॉल्व्स के नाम अलग अलग होते हैं। तो इन वॉल्व में भी इस तरह का सिस्टम होता है कि जब ये सिकुड़ेगा तब जो रुधिर है वो बाहर तो जा सकता है, इन नलियों में तो जा सकता है, लेकिन नलियों से वापस से लौट करके निलय में या आलिंद में नहीं आ सकता। तो इस तरह की संरचना हमारी होती है कि ऊपर वाले ने बहुत ही अच्छा हमें सिस्टम दिया है कि कोई भी जो जिस तरह से हमारी बॉडी को सूट करता है, हमारे जो अंग हैं वो भी उसी तरह के बने हुए हैं। चलिए, ये हमने पढ़ लिया है। अब हम ये जो नलियाँ दे रखी हैं इनको देखते हैं। तो देखिए, ये शुद्ध रुधिर वाला पार्ट है। तो शुद्ध रुधिर को इस बाएं निलय से लेकर ये जो महाधमनी होती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एओर्टा, ये अभी अभी कहा मैंने, शुद्ध रुधिर को जो लेकर जाती है उसे धमनी कहते हैं। तो ये महाधमनी है। महाधमनी का मतलब ये शरीर की सबसे बड़ी शुद्ध रुधिर को ले जाने वाली धमनी है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपके शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी का नाम बताइए, सबसे बड़ी धमनी का नाम बताइए, तो आप कहेंगे महाधमनी, क्योंकि सबसे ज़्यादा दूरी तक, सबसे ज़्यादा ये लंबी होती है, सबसे ज़्यादा दूरी तक ये वाली जो धमनी होती है वो शुद्ध रुधिर को लेकर के जाती है। तो इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो महाधमनी एओर्टा होती है वो हमारे शुद्ध रुधिर को लेकर के और पूरी बॉडी में जाती है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं महाशिरा, जो कि कहाँ खुल रही है बच्चों? दाएं आलिंद में। तो दाएं आलिंद में ये खुलती है। इस महाशिरा जिसे कहते हैं वेना केवा। तो ये जो महाशिरा होती है, वेना केवा जो होती है, वो क्यों बोला इसको? क्योंकि ये संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रुधिर लेकर के और यहाँ पर राइट एट्रियम में ला करके इकट्ठा करती है। ठीक है, यानी कि इसकी जो लंबाई होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि अशुद्ध रुधिर को ले जाने वाली सबसे बड़ी शिरा का नाम बताइए, तो उसका नाम होगा महाशिरा या वेना केवा, जो कि कहाँ पर खुल रही है? दाएं आलिंद में खुल रही है। ठीक है, अब ये जो धमनियाँ मैंने यहाँ पर बनाई है, फुफ्फुसीय शिरा, और एक इधर बनाई है फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय शिरा को बोल रहे हैं पल्मोनरी वेन और फुफ्फुसीय धमनी को बोल रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये इस अशुद्ध रुधिर को लेकर के और लंग्स में जाएगी शुद्ध होने के लिए। अशुद्ध रुधिर को लेकर के जा रही है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी उसे त्यागना है वो वहाँ पर त्यागेगी। गैसें ही हार्ट में, गैसें ही जो लंग्स में होती है वो त्यागी जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को मेनली वहाँ पर वो छोड़ेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर लंग्स के माध्यम से, श्वसन तंत्र के माध्यम से बाहर निकाल दी जाएगी और जो ऑक्सीजन बाहर से आई है उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा ब्लड सेल्स के द्वारा। उस ब्लड को जो कि शुद्ध हो चुका है, ऑक्सीजन युक्त हो चुका है, उस ब्लड को लेकर ये जो फुफ्फुसीय शिरा है पल्मोनरी वेन, ये फुफ्फुसीय शिरा यहाँ पर बाएं आलिंद में लेकर के आती है और यहाँ से फिर बाएं निलय में आता है रक्त और फिर यहाँ से संपूर्ण बॉडी में पहुँचा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो अभी अभी हमने ये बात करी थी कि जो वेन्स होती हैं वो तो अशुद्ध रुधिर को लेकर के जाती हैं, यानी कि शिराएं, और जो धमनी होती है वो शुद्ध रुधिर के लिए होती है। लेकिन ये जो पल्मोनरी वेन है, फुफ्फुसीय शिरा, और ये जो फुफ्फुसीय धमनी है पल्मोनरी आर्टरी, ये इसके अपवाद हैं बच्चों। अपवाद का कैसे मतलब? अपवाद का मतलब आप समझते हैं, यानी अलग चलने वाला। तो सारी धमनियों में तो शुद्ध रुधिर बह रहा है, लेकिन ये जो फुफ्फुसीय धमनी है, पल्मोनरी आर्टरी है, ये अशुद्ध रुधिर के लिए होती है। और इसी प्रकार से जो फुफ्फुसीय शिरा होती है पल्मोनरी वेन, ये फेफड़ों से हमारे लिए शुद्ध रुधिर लेकर के हार्ट में आती है। तो ये दोनों ही जो हैं वो इसके अपवाद हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया है। आंतरिक तौर पर ये थोड़ा सा जटिल होता है।
जो कि आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। लेकिन अब इसको समझने के बाद में आपके स्क्रीन पर जो डायग्राम दे रखा है आप उसे ध्यान से देखिए और इस चित्र से रिलेट करने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों, हमने देखा कि मानव हृदय का जो संरचना है वो किस प्रकार की होती है। तो अगर आपके क्वेश्चन में संरचना पूछी जाए तो संरचना ही लिखनी है, जितना कि मैंने अभी आपको बताया। और यदि आपके क्वेश्चन में पूछा जाए कि हृदय का चित्र बनाइए, संरचना बताइए और उसकी क्रियाविधि भी बताइए, तो उसकी क्रियाविधि अब हम पढ़ रहे हैं। देखिए कि जो अभी हमने बोला कि जो हार्ट होता है वो एक पंप की तरह से कार्य करता है और उसी के प्रेशर से, वो जो प्रेशर दाब बनाता है, उसी के प्रेशर से जो धमनियाँ और शिराएं होती हैं वो रक्त को शरीर के सभी भागों में लेकर के जाती हैं। तो देखते हैं कि अब किस तरह से कौन सी शिरा, वैसे मैंने मोटे तौर पे आपको बता दिया है, लेकिन फिर अब क्रियाविधि के रूप में हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है, यानी कि बाएं आलिंद से हम शुरू करते हैं। ये नीचे देखिए और इसे आप लिख भी लीजिएगा ताकि आपको याद करने में सुविधाजनक रहे। बच्चों, बाएं आलिंद से यहाँ से हमने इसको शुरू किया है, यहाँ से, ठीक है। तो बाएं आलिंद में जैसा कि हमने कहा कि बाएं वाले भाग में शुद्ध रुधिर होता है, तो बाएं आलिंद से शुद्ध रुधिर को जो होता है वो बाएं नीले में इस कपाट के द्वारा कहाँ पर आता है, बाएं नीले में। ये सिकुड़ेगा और इसके सिकुड़ने से ये वाला जो कपाट होता है वो खुल जाएगा और इसके खुलने से जो रुधिर है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये बायां नीले जो है वो रुधिर से भर जाएगा। इस टाइम पर जब ये सिकुड़ा है तब ये फैला हुआ रहता है, ये शिथिलन की स्थिति में रहता है। तो अब ये पूरा फैला हुआ था, इसके अंदर रुधिर भर गया है। अब ये कपाट बंद हो जाएगा, जैसे ही रुधिर इसमें आ जाएगा ये वाला कपाट बंद हो जाएगा और ये कपाट बंद होते ही अब इस वाले के बाएं नीले के सिकुड़ने का टाइम आ जाएगा। तो बाएं नीले जब सिकुड़ेगा तब ये वाला जो कपाट था, ये वाला जो वॉल्व था वो खुल जाएगा और जो शुद्ध रुधिर है वो इस, क्या बोला था बच्चों हमने, महाधमनी, एओर्टा इसको बोला था, इस एओर्टा में से होता हुआ, तो ये देखिए बाएं नीले से कहाँ पर गया, महाधमनी में, एओर्टा में गया और एओर्टा से ये होता हुआ संपूर्ण शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ये पहुँचता है। शुद्ध रुधिर है बच्चों। तो ये देखिए संपूर्ण शरीर में शुद्ध रुधिर जो होता है, अब जब शुद्ध रुधिर पहुँचा और वहाँ की कोशिकाओं ने ऑक्सीजन को ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को उसके अंदर डाल दिया, तब यहाँ पर इस शुद्ध रुधिर जो वो होता है अशुद्ध रुधिर में बदल जाता है। अब इस अशुद्ध रुधिर को लेकर के ये जो फुफ्फुसीय धमनी होती है, ये देखिए, ये जो फुफ्फुसीय धमनी होती है, ये फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रुधिर को लेकर के और कहाँ पर आती है, दाएं आलिंद में आती है। अब दाएं आलिंद में ये अशुद्ध रुधिर इकट्ठा हो गया है, इस ये कपाट खुलने से, ये हमेशा इधर ही खुलेगा। तो इस धमनी का जो है ये जो आई है, क्या आई है बच्चों, यहाँ पर इस वाली धमनी को हमने क्या बोला था, जल्दी से बताइए आप लोग। इस वाली धमनी को हमने बोला था महाशिरा। तो ये महाशिरा जो है अशुद्ध रुधिर को लेकर के आई है, तो इसका कपाट जो है वो इधर ही खुलेगा, ठीक है। तो ये खुल गया है और अशुद्ध रुधिर जो होता है अब ये सिकुड़ेगा, ये आलिंद जब सिकुड़ेगा ये वाला, तब जो अशुद्ध रुधिर है वो इसके अंदर दाएं नीले में आ जाएगा, ठीक है। अब दायां नीले इस टाइम फैला हुआ था जब इसके अंदर रुधिर भरा हुआ है। अब ये दाएं नीले के सिकुड़ने का टाइम है। दायां नीले जैसे ही सिकुड़ता है वैसे ही ये वाली जो होती है फुफ्फुसीय जो धमनी होती है, इसका जो गेट है, इसका जो वाल्व है वो खुल जाता है और इसके खुलने से जो अशुद्ध रुधिर था वो इसमें से होता हुआ फुफ्फुसीय कोशिकाओं में चला जाता है, लंग्स तक चला जाता है। वहाँ पर ऑक्सीजन को ये ग्रहण कर लेता है और इसके अशुद्ध रुधिर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी जिसे हमें फुफ्फुस में छोड़ना था, लंग्स में छोड़ना था, वो वहाँ पर बाहर निकाल दी जाती है। अब जो रुधिर है वो वापस से कैसा हो गया है, शुद्ध हो गया है। तो उस शुद्ध रुधिर को लेकर के ये जो फुफ्फुसी शिरा होती है, पल्मोनरी वेन होती है, वो वापस से यहाँ पर ये देखिए
फुफ्फुसीय धमनी से गया दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से गया दाएं नीले में, और दाएं नीले से जो फुफ्फुस के अंदर गया, ये दाएं नीले से फुफ्फुस में गया, और फुफ्फुस से जो फुफ्फुसीय शिरा होती है, पल्मोनरी वेन होती है, वो उसको वापस से बाएं आलिंद में लेकर के आ जाती है। यानी जहाँ से हमने शुरू किया था इस वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट में ही रुधिर वापस से आ जाता है। तो इस तरह से इस हृदय में 2 बार रुधिर का आना होता है और 2 बारी जो रुधिर है, एक बार तो शुद्ध रुधिर आ रहा है, एक बार अशुद्ध रुधिर आ रहा है। तो जो ये 2 बार रुधिर का आना और जाना, 2 बार परिसंचरण होता है, इसलिए मनुष्यों में इसे कहा जाता है, या स्तनधारियों में इसे कहा जाता है दोहरा परिसंचरण। ठीक है, तो क्योंकि 2 बार ब्लड गया है और 2 बार ब्लड आया है। इसी तरह से ये जो चारों कोष्ठ होते हैं बच्चों, वो एक एक करके सिकुड़ते हैं। ऐसे नहीं है कि चारों एक साथ सिकुड़ गए या चारों एक साथ फैल गए। ये एक समय अंतराल होता है, उस समय में चारों की बारी बारी से ये सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अब आपके बोर्ड पे, आपकी स्क्रीन पर जो आपको छोटा सा वीडियो में दिखा रही हूँ, उसे देखिए कि किस तरह से ये जो मैंने अभी आपको समझाया है, उसी तरह से जो ब्लड है हमारा, वो आलिंदों में आता है, आलिंद से नीले में जाता है, और नीले से, इस बाएं नीले से वो संपूर्ण शरीर में पहुँचता है। संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रुधिर को लेकर के जो फुफ्फुसीय ये जो होती है महाशिरा, फुफ्फुस ये नहीं, महाशिरा बच्चों, वो अशुद्ध रुधिर को लेकर के आलिंद में, दाएं आलिंद में पहुंचती है, और दाएं आलिंद से वो दाएं नीले में पहुंचता है, और दाएं नीले से लेकर के जो वेना केवा ये होती है, फुफ्फुसीय धमनी जो होती है, वो लंग्स तक लेकर इसको जाती है, और लंग्स से वापस से फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा ये बाएं आलिंद में पहुंचा दिया जाता है। यानी जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर ही ये वापस से पहुंच जाता है। इस तरह से मनुष्य में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। एम्फीबिया और सरीसृपों में बच्चों 3 कोष्ठीय हृदय होता है, और 3 कोष्ठीय हृदय जो है वो शुद्ध और अशुद्ध रुधिर को थोड़े समय के लिए वो मिल सकता है, और उनमें ये क्षमता होती है कि वो शुद्ध और अशुद्ध रुधिर यदि मिल जाए तो उसे वो सहन कर लेते हैं। जबकि पक्षियों और स्तनधारियों में चतुष्कोष्ठीय हृदय होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये पूर्ण रूप से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को और अशुद्ध रुधिर को अलग अलग बनाए रखने में मदद करता है। जबकि मछली जो होती है उसमें द्विकोष्ठीय हृदय ही पाया जाता है, और ये जो द्विकोष्ठीय हृदय है वो डायरेक्ट रूप से शुद्ध रुधिर को, जैसे ही क्लोम से शुद्ध वायु आई अंदर, उसे रक्त के द्वारा ही डायरेक्ट संपूर्ण शरीर में पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह से वहाँ पर 2 कोष्ठों में ही काम चल जाता है। तो बच्चों, ये थी मानव हृदय की संपूर्ण क्रियाविधि। बच्चों, ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल्स में दाब के साथ बहता है, क्योंकि अभी हमने कहा कि हमारा जो हृदय है वो पंप की तरह से कार्य कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो दाब होगा वो कहाँ पर होगा? धमनी में ही होगा बच्चों। तो वो जो दाब के साथ बहता है, तो जो धमनी और शिरा के मध्य यदि अंतर करें तो धमनी में ही वो ज़्यादा दाब से बहता है, क्योंकि निलय के संकुचन के फलस्वरूप वो जो धमनी है वो शरीर में लेकर के जा रही है उस ब्लड को। तो इससे जो रक्त दाब का शब्द जो आता है, ब्लड प्रेशर का जो शब्द आता है, वो देखते हैं हम कि वो क्या होता है कि रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध वो जो बह रही हैं वाहिकाओं में, तो उसकी भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है, ब्लड के द्वारा जो दाब लगाया जाता है, उसे रक्त दाब ब्लड प्रेशर कहा जाता है, और इसे रक्त दाब मापी या स्फाइग्नोमैनोमीटर से नापा जाता है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब धमनी, आपने किसी किसी के हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर ये हो जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं, सिर भारी हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो वो कभी कभी क्या होता है कि रक्त का दाब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। तो अगर ज़्यादा हो जाता है तो इसे उच्च रक्तदाब, हाई ब्लड प्रेशर, और यदि कम हो जाता है तो इसे निम्न रक्तदाब, लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है।
तो अब वो क्या होता है, तो धमनी के अंदर जो रुधिर दाब है, धमनी के अंदर का जो रुधिर दाब हमने नापा वो निलय प्रकुंचन दाब होता है। निलय प्रकुंचन का मतलब अभी हमने क्रियाविधि में पढ़ा था कि जब निलय संकुचित होगा, प्रकुंचित होगा, जब उसमें संकुचन होगा तब जो उसके साथ में धमनी जुड़ी हुई है, महाधमनी जिसको कहा था हमने, एओर्टा जिसको कहा था, उसके द्वारा जो ब्लड है वो संपूर्ण शरीर में पहुंचाया जाता है। तो उस समय निलय प्रकुंचन के समय जो दाब होता है वो लगभग 100 mm पारे के बराबर होता है। स्फिग्नम मैनोमीटर से हम नापते हैं तो लगभग 120 mm पारे के बराबर होता है। दो माप जो आते हैं बच्चों रक्त दाब मापी पे, तो वो दाब में जो बड़ा वाला जो ये होता है वो 120 mm के लगभग होता है। इसी तरह से निलय अनुशिथिलन दाब जो होता है, अब अनुशिथिलन दाब जो कम वाला दाब होगा वो कब होगा, जब वो निलय जो है वो अपना संपूर्ण रुधिर महाधमनी में डाल चुका होता है और अब वो शिथिल हो गया है, फैल गया है। तो उसके फैलते टाइम पर कितना दाब है, तो वो निलय अनुशिथिलन दाब कहलाता है और वो होता है लगभग 80 mm पारा होता है। ठीक है, तो यदि 120 से या 80 से 5, 10, 15, 20 भी जहाँ तक ऊपर नीचे हो जाए तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इस 120 में 30 जुड़ जाए, 35 जुड़ जाए, 150 हो गया, 170 हो गया तो बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। और इसी तरह से 80 mm 70 तक हो जाए वहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 60, 50 ऐसे हो गया तो वो बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम उत्पन्न कर देता है। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम, क्यों होता है बच्चों कि हम जो तेल वाली जो सब्जियां, चिकने जो पदार्थ हैं, वसा जो है हमारे भोजन में वो ज़्यादा जाती है, तेल घी हम ज़्यादा खाते हैं, नमक मिर्च मसाले हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं। बहुत सारे लोगों में इसके बहुत सारे कारण अलग अलग, मोटापा हो गया है, तो बहुत सारे लोगों में इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से हाई बीपी और लो बीपी की प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो जाती हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आती है वो होती है हमारी रुधिर वाहिकाएँ। रुधिर वाहिकाएँ मैंने आपको बताई कि 2 तरह की होती हैं, एक तो धमनी जिसे आर्टरी बोलते हैं और होती है शिरा जो कि वेन कहलाती है। इन दोनों में अंतर आपसे प्रश्न पत्र में पूछ लिया जाता है, तो आप किस तरह से, हमेशा मैंने आपको कहा है कि जब भी आपसे 2 चीज़ों में अंतर पूछा जाए तो एक लाइन बीच में खींचिए, एक तरफ एक शब्द लिखिए, दूसरी तरफ दूसरा जो आपसे पूछा गया है वो लिखिए और 1, 2, 3 करके पॉइंट्स में आप अपने आंसर को लिखिए। तो इससे कॉपी चेक करने में और आपको नंबर देने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और फटाफट से बिना पढ़े भी कि भाई बच्चे को आता है, इसने पॉइंट्स में उत्तर लिखा है, फटाफट से एक निगाह मारते ही जो एग्जामिनर है वो आपको नंबर दे देता है। तो पहला अंतर क्या है कि धमनी जो होती है वो हृदय से शुद्ध रुधिर को विभिन्न अंगों में लेकर के जाती है। अभी अभी हमने देखा था कि जो महाधमनी है वो शुद्ध रुधिर को लेकर के हृदय से विभिन्न अंगों तक जा रही है, जबकि जो शिरा होती है वो विभिन्न अंगों से अशुद्ध रुधिर को हृदय में लेकर के आती है। महाशिरा क्या काम कर रही थी वो कि विभिन्न अंगों से जो उसने अशुद्ध रुधिर इकट्ठा किया है उसको हृदय तक के लेकर आ रही थी। तो ये अंतर हो गया। दूसरा अंतर है कि धमनी की जो भित्ति होती है मोटी व लचीली होती है। क्यों होगी? क्योंकि वो निलय का जो संकुचन से वो प्रेशर जो उत्पन्न हुआ है, जिस प्रेशर के द्वारा पूरी बॉडी में रक्त पहुंचाया जाएगा, तो उस प्रेशर को सहन करने के लिए इसकी भित्ति जो है वो मोटी हो जाती है और लचीली भी हो जाती है। क्योंकि अगर भित्ति मोटी नहीं होगी तो वो कहीं से भी उस प्रेशर की वजह से फट भी सकती है, उसमें छेद भी हो सकता है। बच्चों, आपने अपने नल के पाइपों में देखा होगा, यदि वो पाइप पतला हो, नल हमने लगाया है, नल में पाइप लगाया है और अगर कहीं उसको हम ले जा रहे हैं तो पाइप पतला हो, तो समय के साथ थोड़े से ही समय में कहीं ना कहीं पर छेद हो जाता है उस प्रेशर की वजह से। तो इस वजह से कि वो प्रेशर को सहन कर सके, इसलिए धमनी की जो भित्ति होती है वो मोटी और लचीली होती है, जबकि शिरा की भित्ति जो होती है वो पतली होती है। वहाँ पर इतने ज़्यादा दाब के साथ रक्त नहीं बहता, और रक्त नहीं बहता तो वहाँ पर भित्ति मोटी
होने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से जो शिरा है उसमें क्योंकि रक्त ज़्यादा दाब से नहीं बहता, इसलिए रक्त दूसरे साइड भी, दूसरी दिशा में भी जा सकता है। ऐसे बह रहा है लेकिन कुछ रक्त जो है वो इधर भी जा सकता है, तो विपरीत दिशा में रक्त न जाए, इस वजह से रुधिर के एक ही दिशा में प्रवाहित होने के लिए यहाँ पर जगह जगह पर वाल्व पाए जाते हैं। जबकि धमनी में तो ऑलरेडी ही प्रेशर के साथ में रक्त बह रहा है, तो विपरीत दिशा उसके होने का काम ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर वाल्व नहीं पाए जाते हैं। और फोर्थ अंतर जो है वो है कि रुधिर को अंगों के पास लाती हैं। देख ही रहे हैं हम, देखा अभी हमने कि ये शुद्ध रुधिर को अंगों के पास लेकर के जा रही हैं, जबकि शिराएं जो होती है वो रुधिर को अंगों से दूर ले जाती हैं। तो बच्चों ये जो धमनियाँ होती है, आर्टरी होती है, ये अंगों में जा कर के और उस अंग के सभी ऊतकों तक, सभी कोशिकाओं तक रक्त पहुँचे, इसके लिए ये बहुत सारी छोटी बहुत सारी केशिकाओं में बट जाती हैं। और जो सबसे पतली जो केशिका होती है वो एक कोशिकीय होती है, और उस एक कोशिकीय होने की वजह से जो प्रत्येक कोशिका में जो रक्त का आदान प्रदान होता है वो विसरण के द्वारा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है वो विसरण क्रिया के द्वारा ही होता है, बहुत आसानी से वहाँ पर हो जाता है। और फिर ये जो केशिकाएं बटी हैं पतली पतली पतली, अब इनके अंदर अशुद्ध रुधिर कार्बन डाइऑक्साइड आ चुकी है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड से वापस से बहुत सारी जो केशिकाएं हैं वो इकट्ठी होकर के और शिरा का निर्माण करती है, और वो जो छोटी छोटी शिराएं मिलकर महाशिरा का निर्माण करती हैं, और वो जो महाशिरा है वो रक्त को लेकर के हृदय में पहुंचती है। ठीक है, अब ये हो गई हमारी रुधिर वाहिकाएं जो कि रक्त प्रवाह में, रक्त को संपूर्ण शरीर तक पहुंचाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। अब आ जाता है प्लेटलेट्स, या जिसे कहते हैं रक्ताणु। बच्चों आप जानते हैं कि हमारा जो रक्त है वो लाल रुधिर कोशिकाओं, श्वेत रुधिर कोशिकाओं, रक्ताणु यानी कि प्लेटलेट्स और प्लाज्मा जो कि द्रव भाग होता है, और उसी के अंदर ये सारी रक्त केशिकाएं घुलित अवस्था में रहती हैं। तो रक्ताणु जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है हमारे शरीर के अंदर, कि जब भी किसी वजह से हमारे चोट लग जाती है, ऑपरेशन किया गया है हमारा, या कोई भी दुर्घटना हुई है, तो इस स्थिति में अगर हमारे कहीं लग गई है, जो वाहिकाएं हैं वो फट गई हैं वहाँ से, तो अगर रुधिर को रोका न जाए तो लगातार रक्त तो बह रहा है, तो वो पूरा का पूरा जो रक्त है हमारा वो शरीर से बाहर निकल जाएगा, और हमारी बॉडी में रक्त की कमी आ जाने से मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति न आए, इस स्थिति के लिए रक्ताणु जो होते हैं, प्लेटलेट्स जो होते हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और ये आप उस चोट को साफ न भी करें तब भी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि जो ब्लड निकल रहा था अभी कटते ही, वो थोड़ी देर बाद, 1 मिनट बाद, 1 मिनट भी मेरे ख्याल से नहीं लगता, उससे भी कम समय में ही वो जो रक्त है वो अपने आप कम हो जाता है। तो बच्चों कम क्यों हो जाता है? वो रक्त का थक्का जो है, थोड़ी देर में वहाँ रक्त का थक्का जम जाता है, तो वो क्यों हो जाता है? तो ये जो रक्ताणु होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, उस स्थान पर आकर के, और बहुत सारे जो रक्ताणु होते हैं वो उस स्थान पर आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, और वो आगे उस वाहिका से आगे रक्त को जाने नहीं देते, एक जाल सा बना लेते हैं। थक्का बनने का मतलब एक जाल सा वहाँ पर उसके वाहिका के आगे बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो रक्त प्रवाह है वो आगे नहीं हो पाता और हमारा जो रक्त स्राव है वो रुक जाता है। तो इस तरह से जो रक्ताणु होते हैं वो हमारे जीवन के लिए रक्त का बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग होते हैं। बच्चों, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में जो लास्ट भाग आ जाता है वो होता है लसिका। लसिका आप जानते हैं बच्चों, कभी कभी जब हमारे ऐसे ठड़ लग जाती है, जैसे कहते हैं कि ऐसे ही खून नहीं आया है उस स्थिति में, लेकिन हमारी जो स्किन है वो चोटिल हो जाती है, कह सकते हैं ठड़ पड़ जाती है उसको आम भाषा में।
तो वो जब हो जाता है तो बहुत देर तक, घंटे 2 घंटे तक वो जो एक रंगहीन सा पदार्थ है, चिपचिपा सा पदार्थ है, वो जो है वो वहाँ से निकलता रहता है और 2-5 घंटे बाद में फिर उस पर काला काला सा कुछ जो है वो जमने लगता है। तो उससे ही जो वो वाइट वाइट सा रंगहीन सा पदार्थ हमारे निकल रहा है वो ब्लड तो नहीं है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे लसिका कहा जाता है और रोगाणुओं से लड़ने में उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो क्या होता है लसिका और क्या होता है ये तो मैंने बता दिया। अब कैसे बनता है वो देखते हैं कि केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा, केशिकाएं किसे कहा था हमने अभी कि वो जो धमनियां लेकर के शुद्ध रुधिर को आई हैं और हर एक कोशिका तक उस रुधिर को पहुंचाने के लिए वो बारीक बारीक एक कोशिकीय भित्ति वाली जो नलियों में विभक्त हो गई हैं उन्हें केशिका कहा था हमने। तो केशिकाओं में उपस्थित जो छिद्र होते हैं उनके द्वारा कुछ प्लेज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर केशिकाएं बाहर निकलकर अंतर कोशिकीय अवकाशों में आ जाते हैं। प्लेज्मा होता है रक्त में, प्रोटीन होता है रक्त में और रुधिर कोशिकाएं, वो भी स्पेशली लाल रुधिर कोशिकाएं नहीं बच्चों, श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो, क्योंकि अगर लाल होती तो उसका रंग भी लाल हो जाता। तो इस वजह से श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो इसके अंदर उपस्थित होती हैं और वो उन छेदों में से निकल करके कहाँ जाती हैं? उस ऊतक के अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाती हैं तथा ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करती हैं। इसे लसिका को ऊतक तरल भी कहा जा सकता है। लसिका अवकाशों से लसिका केशिकाओं में चला जाता है। लसिका केशिका में पहुंच गया है, जो आपस में मिलकर, बहुत सारी लसिका केशिकाएं होती हैं जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिनी बनाकर अंत में बड़ी शिरा में खुलती है। यानी लसिका जो शिरा हो रही है, लसिका जो वाहिनी होती है वो कहाँ पर खुल रही है? शिरा में खुल रही है। तो पचा हुआ तथा शुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन भी लसिका द्वारा होता है और अतिरिक्त तरल को भी बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में पहुंचा दिया जाता है। तो अब ये जो वसा उसके अंदर वहन हो रहा है, जो यह अतिरिक्त तरल का वहन हो रहा है, मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारी बॉडी की संरचना ऐसी है कि कोई भी हमारे लिए उपयोगी पदार्थ जो है वो बाहर नहीं जा पाता। तो ये जो लसिका में आ गए हैं, ये शुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा और या फिर अतिरिक्त पानी या अतिरिक्त लवण, उन सभी को उस लसिका से वापस से रुधिर में पहुंचा दिया जाता है, तो वो हमारे शरीर में काम आ जाते हैं। और ये लसिका इसी तरह से वहन करने के साथ साथ जीवाणुओं से या कभी हमारे जो लग जाती है ऐसे हल्की फुल्की सी, उसमें भी हमें बचाने का काम जो है वो लसिका करती है। ठीक है बच्चों। मनुष्यों में परिवहन के बाद बच्चों हम पढ़ रहे हैं पादपों में परिवहन। तो अब पादपों में परिवहन किस किस का होता है? आपको पता है कि जड़ें जो जल और खनिज लवण अवशोषित करती हैं उन सब का परिवहन पूरे पौधे में किया जाता है। इसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसका परिवहन संपूर्ण पौधे में किया जाता है। तो जल के परिवहन के लिए, जल को पूरे पौधे में पहुंचाने के लिए जो ऊतक पाया जाता है उसको जाइलम कहते हैं और भोजन को, पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पहुंचाने के लिए, सभी दिशाओं में पहुंचाने के लिए जो दूसरे प्रकार का ऊतक पाया जाता है उसे फ्लोएम कहते हैं। तो जाइलम के बारे में हम देखते हैं पहले कि इसके द्वारा जल का परिवहन किया जाता है और नीचे से ऊपर की तरफ ही, ऊपरी मुखी ही इसमें जल का परिवहन होता है, जड़ों से ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं होता, क्योंकि जड़ें तो स्वयं ही पानी के द्वारा रहती हैं, पानी के द्वारा परिच्छेदित रहती हैं, इस वजह से। अब जो जाइलम है किन किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो ये आप 9th क्लास में अध्ययन कर चुके हैं, या इसलिए यहाँ पर सिर्फ नाम और ये आपकी स्क्रीन पर जो चित्र दे रखा है वो आप देखिए कि जाइलम जो होता है वो जाइलम वाहिनिका, जाइलम वाहिका, जाइलम मृदूतक तथा जाइलम रेशों से मिलकर जाइलम ऊतक का निर्माण होता है। ठीक है। पादप के वायवीय भागों द्वारा, अब बच्चों छोटे पौधों में तो ऐसा हो जाता है कि विसरण के द्वारा, जैसे मिट्टी में
पानी ज़्यादा है और जड़ों में कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ प्रवाहित होता है, विस्तरण दाब कार्य करता है ज़्यादा से कम की तरफ, तो ज़्यादा से कम की तरफ वो जो पदार्थ है वो खींचा चला आता है। तो छोटे छोटे पौधों के में तो विस्तरण के द्वारा ही इस तरह से पानी आ जाता है जड़ों से और पौधे में, और मृदा से पौधों में, और फिर जड़ों से वो ऊपर की तरफ भेजा जाता है। लेकिन जो बहुत लंबे लंबे वृक्ष हम देखते हैं उनके अंदर पानी सिर्फ इस विधि के द्वारा ऊपर नहीं पहुंच सकता, तो फिर इनमें और दूसरी कौन सी विधि पाई जाती है जिसकी वजह से इतने बड़े विशाल पौधों में भी पानी, पेड़ों में भी पानी जो है वो ऊपर तक पहुंच जाता है। तो देखिए बच्चों, जो पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि जो होती है वो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। हम सभी ने पढ़ा है, हम सभी जानते हैं कि पौधे पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन करते हैं, जो अतिरिक्त पानी होता है उसे वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकालते हैं। तो बाहर वाष्प के रूप में जल की हानि को हम क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। तो ये जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो संपूर्ण जल स्तंभ में एक चूषक दाब उत्पन्न करता है। ये जो ऊपर का पानी गया है वो उस पूरा जल स्तंभ, जाइलम के अंदर जो पूरा जल स्तंभ रहता है जड़ों तक का, उसमें एक दाब उत्पन्न करता है, और उस दाब के द्वारा जो जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति में सहायक होता है। यहाँ पर जब वाष्पोत्सर्जन हुआ तो वो ऊपर जल की कमी हो गई, और जल की कमी को पूरा करने के लिए एक दाब लगा, और उस दाब को हमने कहा चूषण दाब। और ये जो चूषण दाब होता है वो साइंटिफिक भाषा में वाष्पोत्सर्जन कर्षण कहलाता है, जो दिन में जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। यानी कि दिन में वाष्पोत्सर्जन होता रहता है, इसलिए ये जो वाष्पोत्सर्जन कर्षण है यही एक प्रेरक बल होता है जिसकी वजह से जाइलम में पानी नीचे से ऊपर की तरफ गति करता रहता है, और संपूर्ण पौधे को, संपूर्ण पादप को जो पानी है वो पहुंचता रहता है, मिलता रहता है, और उसे पानी की कोई कमी नहीं होती। जबकि रात में क्या होता है? रात्रि में क्योंकि वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल जो है वो नहीं हो पाता वाष्पोत्सर्जन की कमी की वजह से, इस वजह से मूलदाब द्वारा ही जल की गति होती है। ठीक है, तो इस तरह से बड़े विशाल पौधों में भी जड़ों से जल और खनिज लवणों को, जो कि जल में ही घुले हुए हैं, उन्हें संपूर्ण पौधे में पहुंचाने का काम जाइलम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं फ्लोएम को। तो जो भोज्य पदार्थों का परिवहन है वो पत्तियों से सभी दिशाओं में करता है। जल का परिवहन तो सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा था, लेकिन फ्लोएम के द्वारा जो परिवहन है, पत्तियों ने जो भोजन बनाया है उस भोजन का परिवहन, भोजन जड़ों को भी तो चाहिए, तो उन जड़ों में अगर नीचे नहीं जाएगा तो कैसे काम चलेगा? तो जड़ों में, टहनियों में, पूरे तने में, कलियों में, फूलों में, फलों में, सभी तरह के जो भागों में भोज्य पदार्थों का परिवहन है वो फ्लोएम के द्वारा किया जाता है सभी दिशाओं में। और फ्लोएम जो होता है वो किन किन भागों से मिलकर बना होता है ये भी हमने 9th में देखा था। चालनी नलिका, सहकोशिका, फ्लोएम मृदुतक व फ्लोएम रेशों द्वारा संपूर्ण फ्लोएम ऊतक का निर्माण होता है। ठीक है, अब जो फ्लोएम होता है वो प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा एमिनो अम्लों तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण भी फ्लोएम द्वारा या तो पेड़ के भंडारण अंगों में, भंडारण अंग कौन से होते हैं बच्चों? फलों और बीजों में, या फिर वृद्धि वाले अंगों तक किया जाता है। तो प्रकाश फ्लोएम जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण में जो उत्पाद बने हैं इसके अलावा जो एमिनो अम्ल हैं या और जो अन्य पदार्थ हैं जो संपूर्ण पौधे तक पहुंचने आवश्यक हैं, हार्मोन्स हैं, उन्हें भी वो जहाँ पर उस पौधे को आवश्यकता होती है वहाँ तक वो पहुँचाता है। तो भंडारण अंग में जैसे कि फल और बीज हैं, आप जानते हैं हम खाते हैं, कुछ फल खट्टे होते हैं, मीठे भी होते हैं, फलों में सुक्रोज होता है, खट्टों में एमिनो अम्ल होता है। तो उन एमिनो अम्लों को, उस ग्लूकोज को, सुक्रोज को, मीठेपन को पहुंचाने का जो काम है इनमें वो फ्लोएम द्वारा ही किया जाता है। इसी तरह से पौधे का वो भाग जो कि वृद्धि कर रहा है वहाँ पर भी अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए वहाँ पर भी अतिरिक्त भोज्य पदार्थ के रूप में भोजन जो है वो फ्लोएम द्वारा पहुँचाया जाता है। सुक्रोज जैसे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही
ही स्थानांतरित होते हैं। अब ये जो फ्लोएम सब जगह पर पहुंचा रहा है भोज्य पदार्थ को, तो इस क्रिया को बोलते हैं स्थानांतरण। तो छोटे मोटे पौधों में तो विसरण के द्वारा ही, भाई पत्तियों में बनाया और टहनियों में भोजन नहीं था, तो पत्तियों में ज़्यादा था तो ज़्यादा से कम की तरफ आ गया। तो छोटे पादपों में तो विसरण के द्वारा ही भोजन का स्थानांतरण हो जाता है बिना किसी ऊर्जा के खर्च हुए। लेकिन बड़े पादपों में सुक्रोज जैसे जो पदार्थ हैं वो बिना एटीपी खर्च किए नहीं होते। पाचन तंत्र में हमने पढ़ा था कि ऊर्जा जो होती है वो किस रूप में हमारे अंदर रहती है, एटीपी के रूप में। ऊर्जा मुद्रा क्या है, एटीपी। इसी तरह से पौधों की जो ऊर्जा मुद्रा है वो भी एटीपी ही है। तो जब एटीपी ऊर्जा के लिए खर्च किए जाते हैं तभी जो ये सुक्रोज जैसे पदार्थ होते हैं उन्हें फ्लोएम द्वारा और दूसरी जगह पर जहां उन्हें स्थानांतरित करना होता है वहां पर ले जाया जाता है। तो एटीपी जो होता है वो उस ऊतक का परासरण दाब बढ़ा देता है जिससे जल इसमें फ्लोएम में प्रवेश कर जाता है और यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहां परासरण दाब कम होता है। यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकता अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण कराता है। जहाँ पर भी आवश्यकता होगी वहीं पर ही पादप को पता है कि कहाँ आवश्यकता है। जैसे बसंत में आपने बहुत सारे फूल खिलते हुए देखे होंगे, हर पौधे पर फूल खिलते हैं, तो वहाँ पर कलियों में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है खिलाने के लिए, तो तब कलियों में स्थानांतरण होता है। जब ये फलों का टाइम आता है तो फलों में स्थानांतरण होता है। तो उस पौधे की आवश्यकता के अनुसार, उस पादप की आवश्यकता के अनुसार जो विभिन्न पदार्थ हैं जो कि फ्लोएम द्वारा पहुंचाए जाने हैं उन्हें पादप ऊर्जा खर्च करके, एटीपी खर्च करके उस अंग तक पहुंचा देता है। तो इस तरह से पादपों में जो परिवहन की क्रियाविधि है वो संपन्न होती है। बच्चों, ये वाला प्रश्न आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि पादपों में परिवहन को समझाइए। तो पादपों में परिवहन जो है वो जाइलम और फ्लोएम दोनों के द्वारा किया जाता है। तो बच्चों, ये था हमारा इस पाठ का तीसरा पार्ट जिसमें हमने परिवहन को लिया है और सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि हमने पादपों में भी पढ़ा और जो हमने जंतुओं में भी पढ़ा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखकर अपनी क्वेरी लिखकर भेज सकते हैं। आपको बिल्कुल आवश्यक रूप से, निश्चित रूप से मैं कहूँगी कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिलेगा। इसके अलावा सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और घर में बैठकर आप इन पाठों का आनंद उठाइए, क्योंकि विद्यालयों में तो आपकी टीचर आपको बहुत अच्छे से समझा ही देती हैं, पर कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि अभ्यास के अभाव में हमने घर जाके उसे नहीं पढ़ा, कई दिनों तक हमने उसे नहीं पढ़ा लेसन को, तो फिर इन पाठों को समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो हमारे पास में एक वीडियो है जिसकी सहायता से हम जब चाहें, जिस लेसन को चाहें उसे पढ़ सकते हैं और किसी फ्रेंड को या किसी रिश्तेदार को अगर इस लेसन में कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो उसे भी हम भेज सकते हैं। तो बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।